अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग ये ख़बरें न्यूज़ चैनलों पे पढ़ रहे होंगे कि पुणे के कोंडवा एरिया से एक डॉक्टर को और इसी तरीके से 5 नौजवानों को ATS और NIA की टीमों ने गिरफ़्तार कर लिया। आज का मेरे इस वीडियो का मकसद हमारे नौजवानों को ये समझाना है कि कुछ नौजवानों के गलत कदम उठाने की वजह से, जिनको बेसिक बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज और इल्म नहीं होता है, उसकी वजह से पूरे मुसलमान कौम को किस तरीके से शक की नज़र से देखा जाता है। जो लोग IT कंपनीज़ में जॉब करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं, या उस इलाके में जो लोग रहने वाले होते हैं, जो जैसे कि मैं ख़ुद इसी इलाके में रहता हूँ, पुलिस ने एक एक बिल्डिंग में जाकर हर फ़र्द का, इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है, कितने लोग किराए से रहते हैं, कौन मकान मालिक है, सब लोगों के आधार कार्ड की कॉपियाँ, उनके सारे डिटेल्स, सारी चीज़ें, फैमिली में कितने मेंबर है, क्या है, पूरे एरिया को जो है ना बंद करके वो पूरे एरिया का सर्वे किया गया। तो इससे क्या होता है, इलाके के पूरे जो बाकी रहने वाले भी जो लोग हैं ना, वो शक के दायरे में आ जाते हैं। उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, उनकी भी सारी मालूमात ली जाती है। तो मैं हमारे नौजवानों को बस इतना समझाना चाहूँगा, याद रखो, ये हमारे ज़माने में ग़ज़वतुल हिंद है और इमाम मेहदी आने वाले हैं। ये सारी वो बातें हैं जिन बातों की वजह से हमारे नौजवानों को गुमराह किया जाता है, हमारे नौजवानों को बहकाया जाता है, हमारे नौजवानों को ये रियलिटी नहीं बताई जाती है ग्राउंड लेवल की। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी के ऊपर। आप जिस सरज़मीन पे रहते हो, आप जिस मुल्क में रहते हो, आप जिस गाँव में रहते हो, जिस बस्ती में रहते हो, आपके लिए वहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा क्या है, आपने ये देखना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि भाई हाल का अम्र, यानी इस वक्त का जो इस्लाम है वो मेरी क्या रहबरी कर रहा है। अगर मैं दुकान के काउंटर पे बैठा हुआ हूँ तो इस्लाम मेरी ये रहबरी करता है कि मैं एक अच्छा ताजिर बनूँ। इस्लाम मुझे इस चीज़ का हुक्म देता है कि मैं नाप तोल में कमी ना करूँ, मैं लोगों को धोखा ना दूँ। हमने क्या किया, जो वक्त का इस्लाम है उसको छोड़ दिया। इसीलिए मैं देखता हूँ, ना हमारे घरों में इस्लाम है, ना हमारे शादी ब्याह में इस्लाम है, ना हमारे जो है इबादत में इस्लाम है। इबादतों में भी इस्लाम नहीं है, हमारे मस्जिदों में भी इस्लाम नहीं है। तो हमारे अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कहाँ से इस्लाम आएगा, हमको मालूम ही नहीं है ग्राउंड लेवल की रियलिटी कि भाई एक मुसलमान के लिए इमाम मेहदी जब आने का वो तब आएंगे, लेकिन तुम उसका अभी से क्यों टेंशन ले रहे। तुम्हारे ऊपर अभी कौन सा इस्लाम फ़र्ज़ है, उस पर अमल करो। तुमने जो अपने बहनों की मीरास खा के बैठ गए, तुमने लोगों से जो कर्ज़े लेके खा गए, लोगों का जो माल तुम्हारे ऊपर कर्ज़ा है और तुमको लोगों के जो पैसे देने का है, और तुमने लोगों की दुकान पे कब्ज़ा करके जो बैठ गए और लोगों के घरों पे जो कब्ज़े करके बैठ गए, तुम उस वक्त के इस्लाम को देखो ना, अभी तुम्हारे ऊपर कौन सा इस्लाम फ़र्ज़ है। इमाम मेहदी आने वाले हैं, और जो बयान करने वाले, इस तरीक़े से जो बयानात करने वाले हैं, इमाम मेहदी आने वाले हैं और ग़ज़वतुल हिंद वग़ैरह के मुताल्लिक़, मैं समझता हूँ नौजवानों के ब्रेन ख़राब करने के लिए सबसे पहले ये लोग ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने वक्त का इस्लाम उम्मत को बताया ही नहीं। रोज़गार के ऊपर बयान करो ना। अगर हमारे यहाँ पे रोज़गार पे बयान होता कि देखो फ़ुलानी IT कंपनी में इतनी वैकेंसीज़ निकल गई हुई है और फ़ुलानी कंपनी में इतनी जॉब्स है, और जो 10वीं पास है उसके बाद वो 12वीं के लिए और ग्रेजुएशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये अगर हम काम करते, या जिन लोगों ने 4वीं 5वीं पढ़ के छोड़ा हुआ है वो 17 नंबर का फॉर्म भर के 10वीं पास करो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तुमको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी, और इसी तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सारी सहूलतें, बहुत सी जॉब्स के लिए तुम उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हो, या 10वीं पास करने के बाद जो है मुक्त विद्यापीठ से या ओपन यूनिवर्सिटी से तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे बयानात क्यों नहीं होते, मुझे बताओ ना। इमाम मेहदी का बयान क्यों होता हमारे यहाँ पे, वो आने वाले हैं। अरे वो जब आने वाले हैं आएंगे, लेकिन उसके ऊपर, यानी वो बातें, वो ख्याली बातें, वो जो है जो तसव्वुर की बातें, और वो बातें हमारे यहाँ पे बयानात के अंदर आती है जिसका प्रैक्टिकल ज़िंदगी से दूर दूर तक भी कुछ लेना देना नहीं होता है। और मेरे जैसा आदमी
मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, 1500 लोगों को हमने 17 नंबर फॉर्म भर के 10वीं पास कराया। क्यों पास कराया? ताकि वो 10वीं पास करे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करे, फिर उनको जॉब मिले, उनके घर में खुशहाली आए, वो एक सच्चा और पक्का भारतीय और इंडियन बनकर जो है अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार सके। इसको हम काम नहीं समझते। अगर मैं ऐसी बातें करूँ ना, अरे वो दुनियादार बन गया बोले वो मौलाना, वो तो बीजेपी का आदमी है, आरएसएस का आदमी है बोले वो। क्यों? क्योंकि हम तुमको जॉब की बातें बता रहे हैं, हम तुमको जो है एजुकेशन की बातें, और ये बातें हमारे बयानों में कभी भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। इसी वजह से हमारे नौजवान गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चीज़ें पता ही नहीं है। ख्याली बातें, तुर्की में जलजला आ गया उसके लिए यहाँ पे चंदा हो रहा है। क्या ज़रूरत है तुर्की के लिए यहाँ पे चंदा करने की? वो अल्लाह ने उनको पहले ही इतना नवाजा हुआ है कि वो जो है ना किसी के मोहताज नहीं है। वो यहाँ चंदा हो रहा है, यहाँ अपने घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, यहाँ लोग फाके से जो है ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। कई मुसलमानों के शहर आपको मिल जाएंगे, 50 लोगों ने वहाँ पे गुर्बत की वजह से, इफलास की वजह से, फाका कशी की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर ली है। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनकी कोई रहबरी करने, उनको कोई बताने वाला नहीं कि रोज़गार तलाश करने के तरीक़े क्या क्या है। ये भी तो इस्लाम ही है ना। मगर इस लाइन से कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। उसको हमने इस्लाम नहीं समझे। हमको तो इमाम मेहदी आने वाले हैं और ग़ज़वतुल हिंद होने वाला है। ये जो ख़याली बातें और ख़याली पुलाव है, ये मेरा तजुर्बा है। इन्हीं वजूहात की वजह से सबसे ज़्यादा मुस्लिम नौजवान आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। सबसे ज़्यादा जो जेलों में है, जो एरोड़ा जेल में है और हरसुल जेल के अंदर जो है ना, वो इन्हीं ख़याली बातों की वजह से है। यही ख़याली बातों की वजह से कि ग़ज़वतुल हिंद होने वाला है और इमाम मेहदी आने वाले हैं और ऐसा करना है और वैसा करना है और अल्लाह की खिलाफत को अल्लाह की ज़मीन के ऊपर लेकर आना है। यही ख़याली बातों की वजह से जो है ना ATS, NIA और इस तरह की टीमें वो अपने काम के अंदर लगी हुई है। तो मेरा बताने का मकसद यही है, हमारे जो नौजवान हैं, अरे भाई तुमको अभी यही नहीं मालूम है, तुमने क्योंकि दुनिया नहीं देखे, हमने दुनिया देखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी दुनिया में और इंडिया में कितना फ़र्क है। आज मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, आज मैं अपने देश में इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। यही बयान मैं सऊदी अरब में नहीं कर सकता, यही बयान मैं UAE में नहीं कर सकता, यही बयान मैं कतर में नहीं कर सकता। किसी भी मुस्लिम और इस्लामी मुल्क में ये बयान तो बहुत दूर की बात है। मैं जिस मसलक पे अमल करता हूँ, जैसे मैं तबलीगी आदमी हूँ, मैं तबलीगी जमात को फॉलो करता हूँ, मैं मेरे तबलीग का काम भी सऊदी अरबिया में नहीं कर सकता हूँ। मैं UAE के अंदर भी जो है उन्होंने अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कतर के अंदर भी अभी तक मस्जिदें ओपन नहीं हुई है जमातों के लिए। क्यों? जब तक वहाँ की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देंगी, हम वहाँ पे जो है नहीं कर सकते। और यहाँ देखो, आप जिस मुल्क में रहते हो, जो मुस्लिम नौजवानों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको भयका कर कि यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और देखो यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। उन नौजवानों को यही नहीं मालूम है कि तुमको इस देश में इतनी आज़ादी है कि तुम औरंगाबाद के अंदर एक इज्तिमा करते हो जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो शिरकत करते हैं, और वो सारी ज़मीन जो होती है वो शिवसेना के एक लीडर की होती है। बताओ मुझे, दुनिया में ऐसी आज़ादी आपको कहाँ है? आप सऊदी में करके बताओ ऐसा इज्तिमा, UAE में करके बताओ ना, मैं मान लूँगा। फिर तुमको पता ही नहीं है इस मुल्क में जो अल्लाह ने तुमको आज़ादी दी हुई है, यहाँ पे कमाई की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बयानों में कभी नहीं तुमको बोलेंगे। ये 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। इस देश के अंदर अगर तुम कुछ बेचना चाहो, तो इस देश में अगर तुम्हारे इस देश के 1% लोगों ने भी तुम्हारी चीज़ खरीदे, 1% खाली 1% लोगों ने तुम कोई चीज़ बेचने को जा रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है इत्र का कारोबार शुरू किया और मैंने जो है एक अपना नया प्रोडक्ट निकाला मार्केट के अंदर, और मैं ये इत्र मुझे मिला है 40 रुपये में, और मैं इसको सिर्फ 50 रुपये में लोगों को ये बोलकर बेच रहा हूँ कि ये इंतहाई बेहतरीन और कीमती इत्र है। सिर्फ 50 रुपये में मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे आप बताओ, देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 1% नहीं, बल्कि 1 के बाद में 0 लगाओ, फिर 1 0 लगाओ और फिर 1 लगाओ,
0.1 ये कितने होते हैं मालूम है आपको? ये होते हैं सिर्फ 14 लाख। यानी अगर 1% पकड़ेंगे तो वो होते हैं वो होते हैं आपके, हमारी 140 करोड़ की आबादी है तो कितने होते हैं वो? 1,40,00,000 होते हैं आपके 1% में। अगर आप जो है ना उसको 0 कर दो और फिर 0 करके 1 करो, वो कितने होते हैं आपके? वो होते हैं आपके 1,40,000। मुझे आप बताओ, अगर 1,40,000 लोग भी ये मेरी इत्र की बोतल ख़रीदते हैं और मुझे सिर्फ 10 रुपये भी इसके ऊपर प्रॉफिट होता है ना, तो वो प्रॉफिट आपका हो रहा है तकरीबन 10 लाख और 4 लाख, 14 लाख रुपये का आपको प्रॉफिट इसके अंदर मिल रहा है। आपको कीमत ही नहीं मालूम है। आप इतने बड़े मुल्क में रह रहे हो जिस मुल्क में आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से अच्छा बिज़नेस करो, अच्छे से अच्छा जॉब करो। आपको पता है एजुकेशन पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंडिया के अंदर है। जो ग्रेजुएशन हमारे यहाँ फ्री में होता है, फ्री में, मुफ्त में, अगर आपको BA BCom करना है उसकी कोई फीस नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतें दी हुई है। जो फीस आप भरते हैं वो बाद में आपको वापस मिल जाती है, और वो भी कितनी होती है? मैंने खुद मेरे जो ग्रेजुएशन है मेरा कंप्लीट जो मैंने किया हूँ यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ से 3,500 रुपये के अंदर, यानी 3,500 रुपये में, और मैंने उसको वापस नहीं लिया। मैं बोला जाने दो, अपने को इतना एजुकेशन मिल रहा है, उसके लिए 3,500 कौन सी बड़ी बात है। 3,500 रुपये में आप इस मुल्क में ग्रेजुएशन कर रहे हो। ये फैसिलिटीज़ आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। जाओ आप किसी अरब मुल्क के अंदर। नौजवानों को असल में क्या है, सब निगेटिविटी उनको दिखाई जाती है। उनको सिर्फ यही बताया जाता है, देखो मुल्क में ऐसा हो रहा है, मुल्क में वो हो रहा है, मुल्क में ऐसा जुल्म हो रहा है, वैसा सब गलत बातें हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने इतने मुल्कों का सफ़र किया। मैं चाइना 2 मरतबा गया, मैं साउथ कोरिया 2 मरतबा गया, मैं मलेशिया 3 मरतबा गया, मैं थाईलैंड 2-3 मरतबा गया, मैं UAE 2 मरतबा गया, सऊदी अरबिया 2 मरतबा गया, कतर 1 मरतबा गया। इतने सारे मुल्क, हांगकांग गया और ताइवान वगैरह, ये सारे मुल्कों का मैंने सफ़र किया। लेकिन ये पूरे तजुर्बों की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का मुसलमान, उसको जितना फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम, आज़ादी, मदरसा कायम करने का आपको कहीं पे भी कर सकते आप। ये बाकी दुनिया के किसी मुल्क में मदरसा तो बहुत दूर की बात है, बिजनेस भी नहीं शुरू कर सकते आप बगैर गवर्नमेंट के लाइसेंस वगैरह के। इतना फ्रीडम, इतनी आज़ादी, आप उससे फ़ायदा उठाओ ना। आप एक अच्छा कारोबार करो, एक अच्छा बिजनेस करो। अभी मुसलमानों को देखो, आप अगर शेयर मार्केट में देखेंगे 50 मुसलमानों की कंपनियां हैं जिनका IPO आया हुआ है, और वो 50 कंपनियां शेयर मार्केट में। अभी एक कंपनी HMA एग्रो, जो कंपनी गोश्त बेचती है, गोश्त, बीफ बेचने वाले कंपनी ने 550 करोड़ रुपए का अपना IPO शेयर मार्केट में लेकर आई। उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा नहीं भाई, अपना देश है, हम अपने देश को कैसे डेवलप कर सकते, देश का कैसे नाम रोशन कर सकते, देश ने हमको आज़ादी दी है, हम इस देश में अच्छे से अच्छा बिजनेस कैसे कर सकते। उन्होंने जो है ये सारा शुरू किए, और शुरू करने के बाद में उनके परदादा जो है एक छोटी सी गोश्त की दुकान लगाते थे, फिर उनके बेटों ने उसको बड़ा किए, फिर जो है उनके अभी पोतरे आए तो उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दिए, और इंडिया की जो है 3रे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है वो, जो बीफ एक्सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने उनको सारे लाइसेंस दी, फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी देश के लोगों ने, उनको 550 करोड़ की ज़रूरत थी, उन्होंने अपना IPO लाई, लोगों ने जो है 1.5 गुना उनका IPO भर गया। मतलब 550 की ज़रूरत थी, लोगों ने उनको 800 करोड़ रुपये दे दिए। तो ये चीज़ों से फ़ायदा उठा। किसने मना किया आपको? एक्सपोर्ट का कारोबार करो आप, अरे अपने आप को डेवलप करो। मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है। ये सब फालतू चीज़ें हैं। लोग जो है, अब आप लोगों को सही गाइडेंस करे तो हम जैसों को RSS का एजेंट बोलते। क्यों? अरे मेरी ये बातें जो है, मुझे आप बताओ, अगर यही बातें पहले से वो सारे नौजवान सुनते थे, वो इतना बड़ा डॉक्टर, पढ़ा लिखा, हायर एजुकेटेड, नामवंत हॉस्पिटल में, इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो पिछले 10 सालों से काम कर रहा था,
उसके भेजे में, उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि भाई तू इस मुल्क के अंदर लाखों रुपये जो है महीने की सैलरी ले रहा है, तू वेल सेटल लाइफ जी रहा है। अरे कम से कम वो मुल्क के मुसलमानों को देखो, पाकिस्तान में आज खाने को नहीं है, वहाँ भूख से मर रहे हैं लोग। रमज़ान में एक आदमी ज़कात तकसीम कर रहा था, वो चेंगरा चेंगरी के अंदर 15-20 औरतें मर गई वहाँ पे। क्यों? खाने कुछ नहीं है वहाँ पे। सीरिया के अंदर 15 लाख लोग, 15 लाख मुसलमान वहाँ पे उनकी अभी तक जाने जा चुकी है, और उसके अलावा आज उनको घर नहीं है। वो कश्तियों में बैठ के यूरोप के मुल्कों में जाते हैं। अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान की एक कश्ती टूट गई, उसके अंदर 600-650 लोग पानी के अंदर डूब के मर गए। ऐसे ही ये कश्तियाँ जो ये लोग जो सीरिया वाले, इराक़ वाले, कुर्दिस्तान वाले जो जाते हैं, रास्ते में कश्तियाँ टूटती है, वो उसके अंदर मर जाते हैं। और हमारे इस देश के अंदर हमको इतनी आज़ादी, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हो, वेल सेटल हो। अरे तुमने शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला का, और तुमने जो है और नौजवानों को मोटिवेट करना चाहिए एजुकेशन की तरफ। किसने तुम्हारा दिमाग ख़राब किया? असल मैंने जहाँ तक इस पे रिसर्च किया हूँ ना, तो मेरे यही चीज़ समझ में आई, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमने बाहर की दुनिया नहीं देखे। असल प्रॉब्लम ये है हमारा, हम अपने गली में, अपने मोहल्ले में वहीं बैठ के हमको चाइना की फ़िक्र। अब आए मेरे पास में तो बोलने लगे, यार बोले चाइना में बहुत जुल्म हो रहा है बोलते मुसलमानों के ऊपर। मैं बोला तुम कितनी मरतबा गए चाइना को? बोले नहीं मैं नहीं गया। बोला ये अपना जो पूना ज़िला है, इसके अतराफ़ में ज़िले कितने हैं वो बताओ मुझे। बोले एक तो अहमदनगर मालूम है मुझे, दूसरा नहीं मालूम है मुझे। मैं बोला ये साइड में रायगढ़ है, ये साइड में जो है सातारा है। कभी सातारा को गए क्या तुम ज़िंदगी में? नहीं बोले मेरे को कभी वो रास्ते पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा रायगढ़ गए क्या कभी? उधर कहाँ जाता? बोले मैं अपना कुछ काम ही नहीं है, खाली अहमदनगर जाना पड़ता। बोले कभी वो रास्ते से उधर जाने का रहा तो। मैं बोला तुमको जो झोपड़पट्टी में रहते उसके बाजू का एरिया नहीं मालूम है, जो पूना ज़िले में रहते उसके बाजू का ज़िला नहीं मालूम, तुम कभी वो शहर में नहीं गए, तो तुमको चाइना का जो है चाइना में जुल्म हो रहा है। मैं चाइना 2 मरतबा गया। मैं बोला तुम जो झोपड़पट्टी में रहते ना, चाइना में, पूरे चाइना में वैसी झोपड़पट्टी नहीं है। और वो जो मुसलमानों का जो एरिया तुम बोल रहे हो ना, उसको शिनजियांग बोलते हैं, उसका कैपिटल है उरुमकी। उरुमकी जो है, मैं बोला उरुमची उसको कहते हैं। उरुमची इतना डेवलप शहर है, इतना डेवलप, तुम जाएंगे तो तुमको लगेगा तुम दुबई में आ गए। वहाँ ऐसी तुम्हारी झोपड़पट्टी के जैसी झोपड़पट्टी नहीं है। मैं बोला वहाँ का पर कैपिटा जो इनकम है वो $12,000 है। यानी वहाँ का हर आदमी जो है साल को कम से कम 15 लाख रुपये कमाता है। तुम कितने कमाते? मैं बोला साल को बताओ मुझे। नहीं मेरे को तो बोले मकतब वाले जो है 1500 देते और इमामत के 3,500, ऐसे मिला के 5,000 महीने को, साल भर की इनकम अपनी 60,000 हो रही। 60,000 तो मैं बोला $1,000 तक भी नहीं पहुंच रहे, वो तो $12,000 कमाते साल को। वहाँ के हर आदमी के पास खुद की कार है। तुम्हारे पास खुद की मोटरसाइकिल है क्या? नहीं मैं बस से आया। बोले अभी तो खुद के डेवलपमेंट का सोचो ना। मैं बोला खुद के डेवलपमेंट का सोचो, खुद बाइक कैसी ले सकते शोरूम से, खुद अच्छा कारोबार कैसे कर सकते। ये 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। जो एरिया में तुम रहते बड़े बड़े हाईवे है, उसके किनारे एक आधी दुकान लगा के खड़े रहो सुबह से शाम तक। ये फालतू मस्खरिया करते जो फिर रहे ना तुम, ये होटल में बैठ गए, वहाँ पे चाइना में जुल्म हो रहा है, वो चबूतरे पे बैठ गए, वो मजलिस में बैठ गए, यहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, इधर बैठे। हमारे बैठकों में हम कभी अपने झोपड़पट्टी से, अपने गली से, अपने महल्ले से, अपने गाँव से, अपने चबूतरे से बाहर निकलते नहीं। बाहर की दुनिया कभी हमने देखे भी नहीं है। यहीं बैठे बैठे हमको लगता है कि यहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ वैसा हो रहा, और ग्राउंड रियलिटी हमको पता ही नहीं रही। ये सब जो है ना, ये गलत फहमियाँ फैलाई जाती है, क्योंकि मुसलमानों की मजलूमियत ये भी बहुत सारे लोगों का एक टॉपिक है, एक उन्वान है। तो इसके लिए आखिरी में मैं हमारे नौजवानों को बस यही कहूँगा, याद रखो ये हमारा भारत देश है। इस देश में हमको जो फ्रीडम, जो आज़ादी मिली, उससे फ़ायदा उठाओ। किसी के बहकावे में मत आओ, ये ग़ज़वतुल हिंद और इमाम मेहदी के चक्करों में मत पड़ो। जो तुमको अभी हाल में जो यहाँ पे आज़ादियाँ मिली है, जो फैसिलिटीज़ मिली है, फ़ायदा उठाओ। माल कमाने का सोचो, अच्छी जॉब हासिल करने का सोचो, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने का सोचो, अपने तरक्की का सोचो, अपने डेवलपमेंट का सोचो। देखो फिर देश खुद तुमको लोन देने के लिए तैयार है, कर्ज देने के लिए तैयार है।
मगर वो सब छोड़ के जो लोग तुमको भड़काने वाले हैं, पहले ये देखो वो इंसान अपनी झोपड़पट्टी से कभी बाहर निकला हुआ है क्या, उसको कभी बाहर की दुनिया मालूम है क्या नहीं है बोलकर। अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ भाई हमारे नौजवानों को जो भड़काने वाले हैं, अल्लाह तबारक व ताला ऐसों के शर से, ऐसों के फितने से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाएँ और नौजवानों को ख़ुद के डेवलपमेंट, ख़ुद के प्रोग्रेस पे ध्यान देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा भारत देश का झंडा है पीछे। बात ख़त्म करने से पहले मैं भी अपने देश को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।